कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको मौर्य प्रशासन, जो कि इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा कि मौर्य प्रशासन और मौर्य काल के बारे में हमें कहां से जानकारी मिली है और किन स्रोतों के माध्यम से हमने मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्रित किया है। तो उन्हीं स्रोतों से रिलेटेड आज जो टॉपिक है वो मैं आज आपको कवर करने जा रहा हूं। और यह टॉपिक बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन लिखने में, मौर्य काल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको जरूर यहाँ से मदद मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य काल के स्रोत के बारे में बताएं तभी इसके बारे में लिखना है। अगर आप मौर्य कला के बारे में लिख रहे हैं या मौर्य प्रशासन के बारे में लिख रहे हैं तो वहां भी 2-4-10 पंक्ति इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसके ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है, तो अब जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं और बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बेहतर उसको लिख सकते हैं। और यह बीपीएससी ही नहीं, वरन अगर आप किसी अन्य एग्जाम में भी बैठते हैं तो वहां पर भी जो है मौर्य काल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो बीपीएससी मेंस में बैठेंगे वही इस टॉपिक को कवर करें, बल्कि मैं तो कहूंगा जो भी जनरल कंपटीशन से जुड़े हैं वो सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख लें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इतिहास, और प्राचीन इतिहास में ही हम मौर्य काल के बारे में पढ़ते हैं। और इतिहास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सभ्यता या संस्कृति का जब विकास होता है तो एक चरम सीमा पे जाने के बाद उसका विनाश हो जाता है। तो यही अगर आप अभी के वर्तमान दौर में अगर आप देख सकते हैं तो ये सभ्यता का जो समापन की ओर जो अगर आप गौर करेंगे, जैसे कोरोना वायरस आया या इस प्रकार के वायरस या कोई भी प्रकार की जो बीमारियां आती है, तो ये ऐसा नहीं है कि इतिहास पहली बार इसको लाया है, बल्कि इतिहास ने इसको पहले भी कई बार लाया है। इस तरह के बीमारी महामारियां आई हैं और यह सभ्यता का समापन हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इतिहास के बारे में, हम सिर्फ इतिहास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में जानते हैं, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे इसका समापन हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था और लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था उसका समाप्त कैसे हुआ, वह सभ्यता विनाश कैसे हुआ। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था। जैसे किन्हीं ने बोला है कि बाढ़ आ गया, कोई बोले आड़ जाए, कोई बोले जलवायु परिवर्तन हो गया, और लास्ट जो रिसर्च था वो बीमारी भी बताया गया कि वो लोग कोई प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया होता है उसी प्रकार के संक्रामक बीमारी से ग्रसित हुए। तो यह सभ्यता का विनाश हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि अभी जो है हमारा कोरोना आया या इस तरह के। तो ये थोड़ा सा इतिहास जानकारी से हमें कुछ प्रीवियस जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उसकी उद्गम और उसकी विशेषता और उसके समापन के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से मौर्य प्रशासन को देखेंगे कि एक समय आता है कि यह अपने चरमोत्कर्ष पे जाती है। और जैन ग्रंथ में भी अगर आप देखेंगे इतिहास के दो ही पार्ट बताए गए हैं, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी, यानी एक उत्थान का अवधि होता है, दूसरा पतन का अवधि होता है। तो जिसको हम आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, एक लेयर जो है इतिहास का चलता है। आप हर एक काल को देखेंगे या हर एक वंश को देख सकते हैं या हर एक मानव के जीवन का भी एक चरमोत्कर्ष होता है, उसके बाद वह धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। तो इतिहास को समझने के लिए आपको व्यापक रूप से एक अपने अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट विकसित करना होगा, तब जाकर के आप एक अच्छा इतिहास का स्टूडेंट बनेंगे और अच्छा इतिहास की समझ की विकसित आपको जो है वो होगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य है और यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा जो स्रोत है और किन्होंने इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया है उसके बारे में। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, नंद वंश के अंतिम शासक जो है घनानंद की हत्या करके जिस व्यक्ति को मौर्य वंश की स्थापना का जो है शुभारंभ किया गया है, वो उसका नाम जो है यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स बताया। और इसी को जो है सर्वप्रथम जो है सर विलियम जोन्स थे, एक इतिहासकार, उन्होंने इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यह यूनानी लेखकों के द्वारा जो सेंड्रोकोट्स के बारे में चर्चा किया गया था वही वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य थे, और वहीं से जो है इसके बारे में जानकारियां मिलती है। ऐसे
साम्राज्य के बारे में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंडोकोट्स बताया है। सर्वप्रथम जो सर विलियम जोन्स ने है इससे सेंडोकोट्स को ही चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। और मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा, जिनका कि और भी नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य, उसके द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित उस समकालीन परिस्थितियों के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा की गई है, जो कि एक मौर्यकालीन इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत के रूप में हम लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि 18 जो है टोटल उसमें 15 भाग हैं और टोटल 180 उपभाग है। ठीक है, और 15 भाग के अंतर्गत 180 उपभाग में जो है लगभग 6000 श्लोक है, जिसके माध्यम से उस समकालीन मौर्य काल के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साहित्य की चर्चा जब हम करेंगे संस्कृत साहित्य में तो अर्थशास्त्र जो है उसकी चर्चा जरूर करेंगे, जो कि मौर्य काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मौर्य काल पर प्रकाश डालने वाला जो संस्कृत साहित्य मुख्यतः अर्थशास्त्र और पुराणों के अतिरिक्त कई नाटक सम्मिलित हैं। तो पुराण भी हैं, जैसे विष्णु पुराण है, और नाटक में भी आप देखेंगे विशाख दत्त के द्वारा जो रचित है मुद्रा राक्षस वो भी है, मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा रचित है। तो इस तरह के जो बहुत सारे नाटक भी हैं जिसके माध्यम से हम लोग मौर्य काल के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र मौर्य वंश के इतिहास का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री चाणक्य की कृति है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर अर्थशास्त्र में विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें राजा के कर्तव्यों एवं उसकी वैदेशिक नीति, गुप्तचर, संगठन एवं भू राजस्व व्यवस्था एवं वित्तीय नीति एवं कानून का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो खास करके राजनीतिक से संबंधित है और किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा है मौर्य प्रशासन के द्वारा उसके बारे में विस्तृत जानकारियां लिखी गई। इसमें ना ही किसी पाटलिपुत्र जगह का नाम दिया गया है, ना ही किसी शासक के बारे में उसका नाम दिया गया है, बल्कि यहाँ पे वहाँ की राजनीतिक परिदृश्यों को बस उसमें बताया गया है। तो इसलिए हम इसको जो है एक मौर्य प्रशासन का एक ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें कि सप्तांग सिद्धांत, राजा के जो 7 अंग हैं उसको भी दर्शाया गया है। जैसे वहां पे राजा को वहां का सिर बताया गया है, उसके बाद जैसे वहां का जो मित्र है कान को बताया गया है। इस प्रकार जो शरीर के 7 अंग को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया गया है। जैसे मुख है उसको कोषाध्यक्ष के रूप में देखा गया, कोष के रूप में माना गया है। जो वहां के जो मंत्री हैं उसको जो है जंघा के रूप में बताया गया, जो अमात्य हैं। तो इस प्रकार से सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से जो है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जो राजा के जो शक्ति है और उसके स्वरूपों के बारे में उन्होंने अध्ययन करवाया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके बारे में चर्चा आप जरूर करेंगे। उसके बाद पुराण के रूप में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा जो पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंतर्गत जो है मौर्य काल का जो उत्थान हुआ है उसके बारे में बताया गया है कि मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई है। तो उसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में न केवल मौर्य वंश के राजाओं के नाम वरन उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का भी जो है वर्णन उसमें मिलता है। अर्थशास्त्र और पुराणों के अतिरिक्त मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, वृहत कथा मंजरी जो कि क्षमेंद्र कृत है और कथा सरित सागर जो कि सोमदेव कृत है, उसके नाटकों के माध्यम से भी मौर्य काल के बारे में जानकारियां एकत्रित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 नाम हैं, विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसको जरूर लिखेंगे, बृहत कथा मंजरी जो कि क्षेमेंद्र कृत है उसकी भी चर्चा करेंगे, और कथा सरित सागर जो कि सोमदेव कृत है उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ये तीनों नाटक की चर्चा करके आप जो है साहित्यिक स्रोत जो संस्कृत में लिखा गया है उसका वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है जो महाकवि कालिदास का जो लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है
जिससे भी मौर्य वंश के पतन की जानकारी के बारे में मिलती है। किस प्रकार से मौर्य वंश का पतन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। इतिहास में उत्थान और पतन, यह जो क्रमिक क्रिया चलती रहती है। तो पतन के बारे में जो है मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा रचित ग्रंथ है, तो याद रखना है यह ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित है, ठीक है। और यह एक नाटक है, ठीक है। उसके बाद है कलहन की राजतरंगिणी, जो ऐसे उसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन अशोक का भी उसमें चर्चा है। जो कलहन की राजतरंगिणी है उसमें जो है सम्राट अशोक एवं उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन लिखा गया है। साथ ही, ठीक है, साथ ही उनके द्वारा जो सुदर्शन झील का जो जम्मू कश्मीर में जो पुनरुत्थान होता है, उसको जो सही किया जाता है, उसके बारे में भी उसमें लिखा गया है। तो उससे भी मौर्य प्रशासन और मौर्य काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साथ ही भास द्वारा रचित नाटक स्वप्नवासवदता तथा प्रतियोग धारायण मौर्य काल पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त कात्यायन द्वारा जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर रचित एक वर्तिका है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास पे प्रकाश डालता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन नाटकों की चर्चा जो है साहित्यिक स्रोत संस्कृत के साहित्य के रूप में हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्रोत है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य भी महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य काल के बारे में जानकारी का, क्योंकि जैन संप्रदाय है उस समय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में उभर के आ चुका था। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म, उसी प्रकार से जैन धर्म भी मौर्य काल के दौरान एक प्रचलित धर्म बन चुका था। क्योंकि आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे जैन मतानुयायी थे, और उन्होंने लास्ट में श्रवण बेलगोला जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण का न्यौछावर दिया था। तो आप जैन ग्रंथ से भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन और मौर्य काल के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। कतिपय जैन ग्रंथों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में प्रशिष्ट प्रबंध, जो कि जैन ग्रंथ है, और कल्पसूत्र, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका भी विशेष महत्व है। वहां से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त तथा अंतिम नंद शासक के संघर्ष की कहानी प्रशिष्ट प्रबंध में मिलता है। आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके राजगद्दी को हथियाते हैं, और उसमें जो है पूरा मदद उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं चाणक्य, वो करते हैं। तो चाणक्य, जो कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पूरा मदद किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं बताऊंगा उनके बचपन की कहानी। तो पूरा उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं चाणक्य के इर्द गिर्द घुमा है, और चाणक्य के मदद के बदौलत ही वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद की हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चाणक्य बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार के रूप में आते हैं मौर्य समय में। तो इनको एकदम लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे संघर्ष की कहानी जो है प्रशिष्ट पर्वन में जो ग्रंथ है उसमें उल्लिखित है। भद्रबाहु की रचित जो कल्पसूत्र है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों की कहानी है, जो जीवन का अंतिम समय जब वह श्रवण बेलगोला जाते हैं। और चूंकि उस समय मौर्य काल में और उस समय भयानक अकाल पड़ गया था, और उसका कारण वो स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं और खुद जो है संलेखना विधि से, ठीक है, अपने प्राण को त्याग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बारे में कहानी जो है वो कल्पसूत्र में लिखा गया है। तो उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों के बारे में जानकारियां एकत्रित होती है, ठीक है। उसके बाद है तमिल जो साहित्य है, उसमें भी कुछ जानकारियां हैं। वो देखिए क्या है। तमिल लेखकों जैसे मामूलनार तथा परनार के विवरणों से ज्ञात होता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में तिरुचिरापल्ली जो एक जगह है, वहां पे मोदियल पहाड़ी पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दक्षिण भारत का है। तो इसकी भी चर्चा आप तमिल ग्रंथ के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी लेखक मेगास्थनीज आए थे, और वो रह करके यहाँ से गए हैं, और उन्होंने इंडिका लिखा है। और इंडिका में भी समकालीन परिस्थितियों के बारे में, दासों के बारे में, उस समय की जो
पाटलिपुत्र नगर नियोजन है उसके बारे में किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, इसकी चर्चा जो है इंडिका में की गई है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, तो इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूनानी और रोमन विवरण मौर्य काल के पूर्व के लेखक जो स्काइलैक्स नामक एक लेखक हैं, हेरोडोट्स जो कि इतिहास के पिता कहे जाते हैं, हिकेटियस, नियार्कस जो कि आपने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर के सेनापति थे और उन्होंने इतिहास में लिखा है। उसके बाद है आर्नोसिक्टिस एवं अरिस्टोबुलस जिसको अरस्तु कहते हैं आप, के ग्रंथों से भी उस युग के उन परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है जिन पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये सब जो है यूनानी साहित्यिक स्रोत जो हैं वो भी मौर्य प्रशासन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देती है। ठीक है, अब है सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत रहते हैं जिनका नाम मेगास्थनीज रहता है, वो भी जो लिखते हैं समकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक व्यवस्था का आंखों देखा विवरण अपने पुस्तक इंडिका में करते हैं। यद्यपि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका मूल रूप का जो मूल कॉपी है वो नहीं मिला है, लेकिन बाद में जो यूनानी यात्रा विवरणों से यह उदाहरण के रूप में जो संकलित किया गया है इतिहासकारों के द्वारा, उनके कुछ किताब का जो सारांश लिखा गया है उसके माध्यम से जो है हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ उनमें डायनोसिस, एस्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस तथा प्लूटार्क के द्वारा लिखा गया ग्रंथ से भी जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो इन सब इतिहासकारों का नाम जरूर लिखेंगे अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं उस समय। ठीक है, उसके बाद है चीनी एवं तिब्बती लेखक। आपको पता होगा कि मौर्य काल के दौरान जो है फाहियान भी चंद्रगुप्त के, ऐसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आए थे, साथ साथ आपका वेनसांग भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, तो उसने भी जो है समकालीन परिस्थिति जो मौर्य प्रशासन है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए चीनी एवं तिब्बती विवरण, फाहियान एवं वेनसांग के विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। दोनों ही यात्री अशोक के हृदय परिवर्तन के पूर्व उसके क्रूर स्वभाव का उल्लेख करते हैं और वो बताते हैं किस प्रकार से एक क्रूर स्वभाव वाला व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म में आता है और पूरा जीवन फिर बौद्ध धर्म को समर्पित कर देता है और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है और पूरा जीवन धर्म उपदेश और धार्मिक कार्यों में लगा देता है। तो इसके बारे में जानकारी जो है फाहियान और वेनसांग ने भी लिखा है। साथ साथ एक लेखक हैं लामा तारानाथ, जिन्होंने भी तिब्बती लेखक हैं, जिन्होंने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से मौर्य काल पे प्रकाश डाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पुरातात्विक सामग्री के रूप में आप देखें, देखिए इतिहास के जानकारी के दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत तो होते हैं लेकिन उनका पुष्टि जो होता है इतिहास का पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, तो यही पुरातात्विक स्रोत जो है वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में मौर्य काल के मिले हैं, इसलिए हम मौर्य काल के इतिहास को अच्छे से जानकारी एकत्रित कर पाए। ठीक है, मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुरातात्विक सामग्री के रूप में आप देखेंगे उस समय के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं जो कि गुफाओं में लिखे जाते थे, और उस समय के जो मौर्य प्रशासन का जो महल है, जैसे पटना में मिला है कुम्हार पार्क में स्थित जो उनका राज दरबार है जिसके 80 स्तंभ पे जो टिका हुआ था, वो सब जो जानकारियां जो अभी भी अवशेष हैं उससे प्राप्त होता है, तो उससे पता चलता है कि वह प्रशासन एक भव्य और एक सुशोभित साम्राज्य था वो। ठीक है, और कई जानकारियां जो है अभिलेख के माध्यम से मिले हैं और जो अशोक ने जगह जगह पे अभिलेख और जो शिलालेख गड़वाए थे उसके माध्यम से भी अशोककालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। अशोक के अभिलेख से जन कल्याणकारी प्रशासन की रूपरेखा एवं कलिंग युद्ध जो हुआ है उसके माध्यम से जो भीषणता एवं उसके बाद जो अशोक हैं उसका हृदय परिवर्तन जो हुआ है उसके बारे में जानकारी मिली है। साथ साथ अशोक के धम्म एवं उससे बौद्ध धर्म में किए गए सुधारों की गतिविधियों पे भी प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार हम साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत की चर्चा वहां पे मौर्य प्रशासन में कर सकते हैं।
अब निष्कर्ष आप लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाली प्रचुर सामग्रियां उपलब्ध हैं और जिनके माध्यम से हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सफलतापूर्वक जानकारी अध्ययन कर सकते हैं। बस उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है और थोड़ा बहुत जो जानकारियां हैं वो अभी भी रिसर्च का विषय है और रिसर्च जारी है और इसके बारे में अनंत तक हमें जानकारियां मिलती रहेगी। नए नए शोध होते रहते हैं इतिहास में और उससे जानकारियां एकत्रित होती रहती है। तो अगर फिलहाल अगर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत का विवरण दें या बतावें कि किस माध्यम से हम मौर्य समय के बारे में जानकारी एकत्रित किए हैं, तो इन सब स्रोतों को जरूर आप लिखेंगे और अच्छे से लिखने के बाद आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है यहाँ से। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कवर होता है कि मौर्य काल के जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मौर्य प्रशासन और किस प्रकार से मौर्य प्रशासन की रूपरेखा थी उसके बारे में जानकारी दूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका अशोक का धम्म बताऊंगा कि किस प्रकार से अशोक का धम्म वो अलग अन्य धर्मों से भिन्न था और किस प्रकार से उन्होंने अपने धम्म का प्रचार किया है। तो ये 3 टॉपिक आपको जो है बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। मौर्य काल से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। लगातार आप चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, वो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे आप जो है डाउनलोड करें और उसको आप पढ़ें और लिखने का प्रयास कीजिए। आपको बेहतरीन मेंस राइटिंग हो जाएगा, यह आप विश्वास रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।